गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। आज 2 दिसंबर 2021 है। आपको पता है वक्त तो चला है अब 11:19। क्लास थोड़ा सा देर से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा विलंब हो गया क्लास को शुरू करने में। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी लोगों को। और मुझे जल्दी से बता दीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लास्ट कहाँ तक पहुंच चुके थे। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया का इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ रहे थे, विच इज नोन एज गांधीयन एरा, जो कहलाता है गांधीवादी युग, 1919 से लेके 1942 तक। और लास्ट जिसमें हम पहुंच चुके थे, कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट तक। मतलब हमने सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौते के बारे में बात कर ली थी। वही पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगला काम क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू कीजिए। उसी के बाद 1932 में कंडक्ट हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लिखेंगे तीसरा या तृतीय गोल मेज सम्मेलन। इसके बाद कंडक्ट करवाया गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और ध्यान रखेंगे 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न कराया गया, जिसमें पार्टिसिपेट किया 46 मेंबर्स ने या 46 सदस्यों ने। इसमें पार्टिसिपेट किया 46 प्रतिनिधियों ने, 46 मेंबर्स ने। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया गया किस किस के द्वारा, द लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की लेबर पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें भाग लेने के लिए नहीं पहुंचा, और ना ही इसमें पार्टिसिपेट किया मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्योंकि लेबर पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी एक तरीके से केवल फॉर्मेलिटी रहा, केवल औपचारिकता रहा और पूरी तरीके से विफल या असफल रहा। हालांकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जरूर गए थे। हम सब जानते हैं तीनों में पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी पूरी तरीके से विफल हुआ। इस समय भी आप जानते हैं भारत का वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन हुआ करता था। ये भी लॉर्ड विलिंगटन के ही कार्यकाल में संपन्न हुआ था।
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद 1933 में 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। उन्नीस सौ तैतीस में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया जिसमें भारत के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का प्रावधान किया गया, या भारत के लिए नए संवैधानिक प्रावधानों की बात कही गई और कहा गया कि भारत के लिए अब नए संवैधानिक प्रावधान लागू किए जाएंगे। इसके बाद अप्रैल 1933 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही एक कमिटी या एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो को बनाया गया। इस समिति का हेड, इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो को बनाया गया। और ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनी थी, इसने 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी समिति की रिपोर्ट की ही रिकमेंडेशन पर, इसी समिति की रिपोर्ट की ही रिकमेंडेशन पर फाइनली 1935 में पारित हुआ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आप जानते हैं भारत में हुए जितने भी संवैधानिक सुधार थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, उसमें सबसे बड़ा दस्तावेज या बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ही क्या कहलाता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आप जानते हैं कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो इसी के 2 वर्ष के बाद 1937 में भारत में करवाए गए फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस, भारत में संपन्न हुए प्रथम प्रांतीय चुनाव। और ये जो प्रांतीय चुनाव हुए, तो आप जानते हैं इनमें सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यदि हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग केवल गठबंधन से ही सरकार बना पाई। केवल कहां पर?
पंजाब और बंगाल में। इसके बाद फाइनली इन 1939 1939 में लिखी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। या लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भाई भारत के 8 प्रांतों में तो अपनी सरकार बनाने में सफल हुई थी कांग्रेस। 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल में तो कांग्रेस के ही मेंबर्स थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की सलाह से या बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों से सलाह लिए ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत को शामिल कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो इस बात से बेहद नाराज हुए कांग्रेस और कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि पहली बात तो ब्रिटिश सरकार को हमसे सलाह मशवरा किए बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन यदि उन्होंने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर भी लिया है तो सरकार को हमें ये वादा करना होगा, सरकार को हमें ये इंश्योरिटी देनी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उस समय तक भारत का वायसरॉय बनकर आ चुका था लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से लेकर 1944 तक भारत का वायसराय रहा। लेकिन जब कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ब्रिटिश सरकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को स्वतंत्र करने की बात कही और स्वतंत्र करने की सिफारिश की, तो इस पर लॉर्ड लिनलिथगो ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और जब अंग्रेज सरकार की तरफ से कोई भी ठोस स्पष्टीकरण कांग्रेस को नहीं मिला तो ध्यान रखेंगे 29-30 अक्टूबर को कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया गया। प्रोविंशियल इलेक्शंस में, प्रांतीय चुनावों में जिन 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, उन 8 के 8 सरकारों के मंत्रिमंडल के द्वारा अपने अपने त्यागपत्र दे दिए गए, रेजिग्नेशन दे दिए गए, इस्तीफे दे दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस की मांग को अस्वीकार किया और उस पर कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन जब आप जानते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा इस्तीफे दिए गए तो इस बात से बेहद खुश हुए मुस्लिम लीग भी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी। तो ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के ही उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को ही धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ही खुश थे, सेटिस्फाइड थे कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आठों के आठों प्रांतों से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है या त्याग पत्र दे दिया है। इसके बाद मार्च 1940 में संपन्न हुआ रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। और इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। इसके बाद 1940 में हुआ रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। लिखेंगे इन दैट सेशन द डिमांड ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर The demand of an interim government after Second World War लिखेंगे was raised by कांग्रेस। लिखेंगे इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग की गई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग की गई। लिखेंगे बट दैट डिमांड वॉज नॉट, दैट डिमांड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दैट डिमांड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। लिखेंगे इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इसके बदले में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही कांग्रेस को एक प्रस्ताव दिया गया जो पारित हुआ 8 अगस्त को, जो कहलाता है ऑगस्ट ऑफर, जो कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। आठ अगस्त
1940 को भारत भेजा गया अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव? लिखेंगे ऑफर दैट ऑफर वॉज बेस्ड ऑन दैट ऑफर वॉज बेस्ड ऑन अ स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट। लिखेंगे यह प्रस्ताव अधिराज्य का दर्जा दिया जाने पर यह प्रस्ताव अधिराज्य का दर्जा दिया जाने पर आधारित था। दैट ऑफर वॉज बेस्ड ऑन अ स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट। यह प्रस्ताव भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाने पर आधारित था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की और आप अभी भी भारत को एक अधिराज्य, एक डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। आपका अगस्त प्रस्ताव तो दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। यह प्रस्ताव दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा था? दरवाजे पर जंग लगी कील। लिखेंगे ऑगस्ट ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया। द ऑगस्ट ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया या ठुकरा दिया गया और अगस्त प्रस्ताव के ही विरोध में 1940 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से उन्नीस सौ चालीस में 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें फर्स्ट या प्रथम सत्याग्रही बनाए गए आचार्य विनोबा भावे। इसमें प्रथम सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे।
जिनके द्वारा 17 दिसंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया और सेकंड या द्वितीय सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 जनवरी 1941 को। नोट कीजिए। जब 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो सबसे बड़ी सफलता तो कांग्रेस को मिली थी, लेकिन एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में नहीं उभर पाई थी मुस्लिम लीग। क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग केवल 2 ही प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई थी, और वो भी गठबंधन से, एक पंजाब और दूसरा बंगाल। और 1937 से ही मुस्लिम लीग के अंदर एक तरीके का असंतोष था, एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन था, और मुस्लिम लीग चाहती थी अपने लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का। तो जहां एक तरफ 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं 1940 में ही मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहली मांग की गई, किसकी? पाकिस्तान की। लिखेंगे 1940 में ही, 1940 में ही हुई डिमांड ऑफ पाकिस्तान। या पाकिस्तान की मांग। लिखिए 23 मार्च 1940 को हुआ लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। लिखेंगे इन दैट सेशन, इसी अधिवेशन में इन दैट सेशन या इसी अधिवेशन में लिखिए फर्स्ट डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान की प्रथम औपचारिक मांग की गई, और द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की प्रथम औपचारिक मांग की गई।
लिखेंगे द ड्राफ्ट ऑफ दैट डिमांड, द ड्राफ्ट ऑफ दैट डिमांड या इस मांग का प्रस्ताव, द ड्राफ्ट ऑफ दैट डिमांड वॉज प्रिपेयर्ड बाय सिकंदर हयात खान। इस मांग का प्रारूप सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया। और लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ दैट डिमांड या इस मांग का जो प्रस्ताव था, दैट वॉज गिवन बाय फजलुल हक। लिखेंगे इस मांग का प्रस्ताव फजलुल हक के द्वारा दिया गया। इस मांग का प्रस्ताव सबसे पहले मुस्लिम लीग में फजलुल हक के द्वारा रखा गया। और क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पहली ऑफिशियल डिमांड, सबसे पहली औपचारिक मांग 23 मार्च 1940 को की गई थी, इसीलिए इसी स्मृति में मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहले 23 मार्च 1943 को ही पाकिस्तान डे मनाया गया था, या पाकिस्तान दिवस ही मनाया गया था। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए, ये जो वर्ड है पाकिस्तान, ये किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा सुझाया गया? तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा। सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान शब्द। हु वॉज चौधरी रहमत अली? ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ही एक छात्र हुआ करता था, और इसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को पाकिस्तान कहकर पुकारा था। और आप जानते होंगे कि ये जो पाकिस्तान शब्द है, ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग को कहा गया था। पाकिस्तान का मतलब है पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के आई फॉर कश्मीर। आई इसमें बाद में ऐड किया गया है। एस फॉर सिंध, एंड तान का मतलब है बलूचिस्तान। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को ही मिलाकर पाकिस्तान शब्द सुझाया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में, 1933 में।
लेकिन ध्यान रखेंगे, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र या एक अलग नेशन का जो आइडिया था, जो विचार था, ये सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ये सबसे पहले दिया गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब? जब 1930 में, 1930 में हुआ था इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, नोट कीजिए फटाफट। डन, नोट कर लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद 1942 में भेजा गया क्रिप्स प्रपोजल। या क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बाद 1942, 1942 में भारत भेजा गया क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव। अब क्रिप्स प्रस्ताव क्यों भेजा गया? जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया, तो 1942 में ब्रिटेन ने एक बार फिर से, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। मजबूरी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी नाजुक बन गई थी। और ब्रिटेन की स्थिति नाजुक क्यों बन गई थी भाई? एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन की स्थिति थी वो नाजुक बन रही थी, और दूसरी तरफ आप जानते हैं जो जापान था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था। जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया गया था, और जापान योजना बना रहा था भारत पर आक्रमण करने की, क्योंकि उस समय भारत भाई ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश इंडिया था। और उधर दूसरी तरफ जापान की ही सहायता से सुभाष चंद्र बोस भी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ भारत पर अटैक करने की योजना बना रहे थे। और तीसरी तरफ बर्मा में भी अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन कमजोर और संवेदनशील होती जा रही थी। और ब्रिटिशर्स अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक हमें भारतीयों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम कांग्रेसियों को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पर ये जो खतरे के बादल हैं ये मंडराते रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखेंगे,
11 मार्च 1942 को डिक्लेरेशन हुई या घोषणा हुई क्रिप्स मिशन की? ग्यारह मार्च 1942 को 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और ये क्रिप्स मिशन 23 मार्च और ये क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। और आप जानते हैं इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष हुआ करता था स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। लिखेंगे आफ्टर अराइविंग इंडिया, भारत आगमन के बाद। आफ्टर अराइविंग इंडिया या भारत आगमन के बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेजेंटेड हिज प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन। लिखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन की योजना भारतीयों के सामने प्रस्तुत की, जिसकी निम्न सिफारिशें थी या निम्न रिकमेंडेशंस थे। और क्या क्या रिकमेंडेशंस, क्या क्या सिफारिशें स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा की गई? सबसे पहली सिफारिश लिखेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहली रिकमेंडेशन, पहली सिफारिश, पहली घोषणा थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एन ऑल इंडिया यूनियन इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। एन ऑल इंडिया यूनियन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। दूसरी रिकमेंडेशन लिखेंगे इंडिया विल बी एबल टू लीव द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। लिखेंगे भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ने के भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ने के लिए समर्थ होगा। इंडिया विल बी एबल टू लीव द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने के लिए समर्थ होगा। तीसरी रिकमेंडेशन, टिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड,
till the constitution of India is prepared, the british government the british government will be responsible for the defense of India. भारत का संविधान बनने तक भारत का संविधान बनने तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। भारत का संविधान बनने तक या भारत के संविधान का निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार ही ब्रिटिश सरकार ही भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया विल गेट द राइट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन और नॉट। प्रांतों को भारत संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय प्रांतों को भारत संघ में भारतीय प्रांतों को भारत संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार दिया जाएगा। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारत को सारे के सारे प्रांतों का एक संघ बना देंगे, लेकिन हम प्रांतों को यह अधिकार देंगे कि वो चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। यही बात, बस यही पॉइंट खटक गया कांग्रेस की आंखों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्लॉज से, कहीं ना कहीं इस रिकमेंडेशन से भारत का विभाजन करने की योजना साफ साफ अंग्रेजों की नजर आ रही थी। इसीलिए जब क्रिप्स प्रपोजल पेश किया गया तो हालांकि ये अगस्त प्रस्ताव से बेटर था, लेकिन इसे हमने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने कहा दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन आता है ना, गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा यह प्रस्ताव तो एक आगे की तारीख का चेक है। और पंडित नेहरू ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह एक डूबते हुए बैंक का आगे की तारीख का चेक है। लिखेंगे क्रिप्स प्रपोजल वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। क्रिप्स प्रस्ताव को भी कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया। क्रिप्स प्रपोजल was also rejected by Cripps proposal was also rejected by the Congress। क्रिप्स प्रस्ताव को भी कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया। और आप जानते हैं इसी के विरोध में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन।
जिसे आप जानते होंगे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, दैट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ग्वालियर टैंक ग्राउंड, बॉम्बे। लिखेंगे ये बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान गांधी जी गेव द स्लोगन, गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। क्योंकि स्थिति बन चुकी थी जापान की तरफ से भारत पर हमला करने की, दूसरी तरफ क्रिप्स प्रपोजल में साफ साफ अंग्रेजों की मंशा दिख रही थी भारत का विभाजन करने की। इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से विरोध किया और शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन कि अब अंग्रेजों आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जो कहलाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। दैट वॉज दैट वॉज गांधीयन एरा, ये था गांधीवादी युग, जिसमें हमने शुरुआत की थी रोलेट एक्ट से। और रोलेट एक्ट से लेके हमने इसमें घटनाएं पढ़ी कहां तक, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन तक। सबसे लंबा पार्ट था, सबसे लंबा टॉपिक था। और आप जानते हैं एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही कौन सा होता है, गांधीयन एरा होता है या गांधीवादी युग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगले फेज, अगले चरण के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिए, एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। चंपारण खेड़ा नहीं हुआ है सर, अरे मेरे भाई क्यों घबरा रहा है। अरे जो चंपारण और खेड़ा है ना, ठीक है, ये जब हम पीसेंट मूवमेंट्स पढ़ते हैं ना, जब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो ये उसमें कवर होता है। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह जिसकी बात आप कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नहीं है, वो पीसेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन का भाग है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, है ना, तुम्हें तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ बस ये देखने का होता है कि क्या नहीं हुआ है ना। तुम वो वाले लोग हो जो, है ना, जो गिलास को आधा भरा हुआ नहीं बल्कि आधा खाली देखते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। यदि ग्लास के अंदर आधा पानी भरा हुआ है तो उसे आधा भरा हुआ समझिए, आधा खाली नहीं। लिखिए एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, या हिंदी में लिखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का युग या क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण।
एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट 1905 से लेके 1915 तक। सबसे पहला फेज, सबसे पहला चरण 1905 से लेके 1915 तक, और दूसरा 1924 से लेके 1946 तक। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। बस 1 मिनट में आता हूं, मैं बॉटल में पानी लेके आ जाता हूं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं। क्लास 2 बजे तक चलेगी आज। आज इंडियन नेशनल मूवमेंट समाप्त करेंगे। जी, करें स्टार्ट। तैयार हैं भाई सारे के सारे लोग? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लिखिए सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, जिसमें हम बात करेंगे 1905 से लेके 1915 तक। लिखिए द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया वर स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत, भारत में
क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया वर स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, बट लेटर ऑन, लिखेंगे लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन बंगाल बिकेम इट्स मेन सेंटर। लेकिन बाद में बंगाल इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन बाद में बंगाल इसका महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो सबसे पहले लिखेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र या महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। और ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि, सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी जो इंसिडेंट है वो माना जाता है किसे? रामोसी मूवमेंट को। रामोसी मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे पहली क्रांतिकारी घटना रामोसी आंदोलन को माना जाता है, विच वॉज स्टार्टेड बाय, लिखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के। विच वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के इन 1879। महाराष्ट्र की सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि मानी जाती है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया रामोसी मूवमेंट या रामोसी आंदोलन। ये महाराष्ट्र में घटित हुई सबसे पहली क्रांतिकारी घटना थी। इसके अलावा नेक्स्ट लिखेंगे 22 जून 1897 में महाराष्ट्र में फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन या प्रथम राजनैतिक हत्या की घटना घटित हुई। 22 जून 1897 को महाराष्ट्र में सबसे पहली राजनैतिक हत्या की गई, सबसे पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन किया गया। और आप जानते हैं ये घटना पूना में या पुणे में घटित हुई, जिसके अभियुक्त थे बाय, लिखेंगे चापेकर ब्रदर्स, दो भाई जो फेमस हैं चापेकर बंधुओं के नाम से। चितपावन कुल के ब्राह्मण दो भाई हुआ करते थे जिन्हें चापेकर बंधु या चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है।
इनके नाम थे दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण के द्वारा ही महाराष्ट्र के पूना में सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर या सबसे पहला असैसिनेशन या सबसे पहली राजनीतिक हत्या की गई थी 22 जून 1897 को। लिखेंगे इन दैट कॉन्स्पिरेसी, लिखेंगे इस कांड में दामोदर एंड बालकृष्ण killed a British officer named Lieutenant Ayest। लिखेंगे इस घटना में या इस कांड में दामोदर और बालकृष्ण के द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की गई थी। और इसके बाद ऑन 18 अप्रैल 1898, लिखेंगे 18 अप्रैल 1898 को चापेकर ब्रदर्स वर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 18 अप्रैल 1898 को लिखेंगे चापेकर बंधुओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। On 18th April 1898, चापेकर ब्रदर्स वर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई। और हम सब जानते हैं चापेकर बंधुओं के द्वारा ही एक क्रांतिकारी संगठन, एक रिवोल्यूशनरी संस्था या सोसाइटी महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, जो क्या कहलाती है, लिख लीजिए, व्यायाम मंडल।
लिखेंगे व्यायाम मंडल की स्थापना दामोदर हरि। व्यायाम मंडल की स्थापना दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा की गई थी। ये एक क्रांतिकारी संस्था हुआ करती थी, ये एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी हुआ करती थी। चापेकर बंधुओं के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, जिसे व्यायाम मंडल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1896-97 ईस्वी में की गई थी। प्लेस हम जानते हैं वॉज पुणे। इसकी स्थापना पूना में की गई थी और इसका उद्देश्य हुआ करता था देश के युवाओं को इकट्ठा करके उन्हें क्रांतिकारी बनाना, उन्हें व्यायाम करने की प्रेरणा देना और अपने आप को सुडौल और ताकतवर बनाकर उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना और देश हित के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना ही इन लोगों का उद्देश्य हुआ करता था। इसको व्यायाम मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो व्यायाम पर, एक्सरसाइज पर बेहद ध्यान दिया करते थे, खुद को सुडौल और ताकतवर बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, दूसरा लिखिए मित्र मेला एंड अभिनव भारत। मित्र मेला और अभिनव भारत। लिखिए मित्र मेला was founded in 1899 in Nasik by V.D. Savarkar to celebrate गणपति फेस्टिवल। लिखिए गणपति महोत्सव मनाने के लिए, गणपति महोत्सव मनाने के लिए 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना, गणपति महोत्सव मनाने के लिए 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना V.D. सावरकर के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे यही मित्र मेला 1904 ईस्वी में, यही मित्र मेला आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समा या अभिनव भारत समाज कहलाया। यही बन गया 1904 में अभिनव भारत समाज।
लिखिए द हेड ऑफ अभिनव भारत समाज वॉज गणेश सावरकर। अभिनव भारत समाज के प्रमुख गणेश सावरकर हुआ करते थे, और हम सब जानते हैं वीडी सावरकर या वीर सावरकर के ही भाई कौन हुआ करते थे? गणेश सावरकर हुआ करते थे। लेकिन 1909 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लिखेंगे 1909 में हुआ नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक षड्यंत्र केस। लिखेंगे 1909 में हुआ नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या नासिक षड्यंत्र केस। लिखिए 21 दिसंबर 1909 को नासिक के ही जिलाधिकारी या डीएम लॉर्ड जैक्सन का असैसिनेशन किया गया या राजनैतिक हत्या की गई। नासिक का ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला दंडनायक हुआ करता था लॉर्ड जैक्सन। ही वॉज किल्ड बाय अनंत लक्ष्मण कन्हारे। लिखेंगे इसकी हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा की गई। इसकी हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा की गई। लिखेंगे इन दैट कॉन्स्पिरेसी, और इसी केस के तहत, इन दैट कॉन्स्पिरेसी केस या इसी केस के तहत वीडी सावरकर वॉज अरेस्टेड इन ब्रिटेन एंड ही वॉज सेंट टू इंडिया। वीडी सावरकर को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारत लाया गया। इसी केस के तहत वीडी सावरकर या वीर सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया, और आप जानते ही हैं इसी केस के तहत इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल या बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां।